हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ही जो सिंबल्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बच्चों बेसिकली होता क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें तो ओम्स लॉ होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली तो आप इसको इतना समझ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम चलें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर आपने मान लिया, इसके इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक जो सर्किट प्रोवाइड किया गया है इस कंडक्टर को करंट प्रोवाइड करने के लिए, ये करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जहाँ पर हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, वो ओम्स लॉ में फिक्स रहेंगी। तो अगर मैथमेटिकली आप इसको समझो तो आप वही लिखोगे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाने के लिए ये वेरिएबल सिंबल को हम कांस्टेंट में एक वैल्यू लेके आने के लिए क्या करेंगे, वी डायरेक्टली इज इक्वल टू आई आर। आर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। किसी भी गिवन मेटल के लिए आर को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ओम्स लॉ में ग्राफ भी प्लॉट होता है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा यहाँ पर रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर एग्ज़ाम में ओम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंप्लीट इसको अटेम्प्ट करना है। साथ ही इसके अंदर अगर हम बात करें अब आगे, आर से मतलब रेजिस्टेंस, हमने जो अभी बात की वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है। तो बच्चों रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसे टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जिससे वो जो भी चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करता है, उनके ऊपर कमांड करता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अभी हमने जैसे बात किया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, यहाँ आप समझो एक बार, यहाँ आप समझो रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू आई आर के है। और अभी आपको पता चला आर की यूनिट क्या है, ओम। ऐसे हम ओम को डिनोट करते हैं, तो आर की यूनिट हो गई ओम। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, लिख सकती हूँ ना। आर हमारा यहीं रहेगा, आई इधर जाके इसके अपॉन में हो गया। तो बच्चों आर को आप किससे डिनोट कर रहे हो, ओम से कर रहे हो। वी को आप किससे करते हो, वोल्ट से करते हो। करंट को किससे करते हो, यूनिट्स हम इनकी लिख रहे हैं एम्पियर से। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस को ओम में हम मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में हम मापते हैं, और करंट को एम्पियर में। ये एसआई यूनिट्स लिखी हैं मैंने तीनों की। तो बच्चों रेजिस्टेंस को क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस 1 ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ये भी बच्चों जो एक्सप्रेशन है आपने ओम्स लॉ के अंदर ही ऐड कर लेना है। जो मैंने लिखकर समझाया बच्चों इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इस V इज इक्वल टू आई आर के बाद ये सारा नोट करने के बाद आप रेजिस्टेंस में इस सबको नोट कर लें। ये पूरा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन से ही आपकी जो ये डेफिनेशन है निकल कर आएगी। ये 1 ओम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर कैसे आया, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज़ 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम रियोस्टेट की। अगर आपको ध्यान हो कल सिंबल्स में हमने रियोस्टेट भी पढ़ा था। तो रियोस्टेट क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं करंट को रेगुलेट करने के लिए, बिना उसका जो वोल्टेज का सोर्स है उसे चेंज किए। ठीक है, यानी कि हम करंट को रेगुलेट करते हैं इस रियोस्टेट के वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से, लेकिन इसमें जो वोल्टेज जिस सोर्स से दी जा रही है उसे हम चेंज नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों फैक्टर्स पर। बच्चों आज का ये जो पूरा ही टॉपिक है, पूरी ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन HPSC में भी कई बार पूछा जा चुका है और CBSE में भी इसको पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का, तो बच्चों रेजिस्टेंस अगर हम एक यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस देखो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड किया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यही जो सेकंड में हम बात करें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्डली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के भी, और साथ ही ये कैसा मटेरियल वहाँ पर यूज़ हो रहा है उसके ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपका एक और हमारा अगर हम बात करें आगे अभी पढ़ेंगे, एक और हमारा यहाँ से रिलेशन निकल के आएगा। हाँ यहाँ से उससे पहले हम बच्चों बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी बच्चों एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ऐसा डिफाइन किया जाता है एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। यानी कि आपने क्यूब मान लिया, इसको है ना सिर्फ समझो, एक बार इसको पेंडिंग रखो, इसको एक बार ये समझो, ये आपने क्यूब मान लिया है बच्चों। इस क्यूब की एक साइड आपने मान ली है, ये एक साइड इसकी मान ली 1 मीटर। तो जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो वो जो इसके अपोजिट फेसेस हैं इनमें क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा, उसे ही हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, सिर्फ समझ लो बेसिकली। इसके अंदर जो मेन है आपका वो ये है, ठीक है। रेजिस्टिविटी अब रो कहाँ यूज़ करेंगे हम वो भी देख लो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो एक्सप्रेशन बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ आप समझो, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। यहाँ हमने बात की कि रेजिस्टेंस हमारा किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। बात तो वही रहेगी ना, L/A में। तो अब क्या हुआ बच्चों, रेजिस्टेंस है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया L/A के, लेकिन अब मुझे इसको भी तो हटाना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर मैं हटाऊंगी तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट यूज़ करूँगी जिसको हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे, RHO, रो से बच्चों हम इसको लिखते हैं। और इसी की जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, रेजिस्टिविटी हम इसी को कहते हैं। तो अब एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आपने पूरा नोट कर लेना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसी के अंदर है ये, ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड्स, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखो डायरेक्टली होता है जब इसके प्रोपोर्शनल में हो, इन्वर्सली होता है जब जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसके प्रोपोर्शनल में हो, ठीक है। तो इन्वर्सली डायरेक्टली में भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L/A। और अगर हम इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों पूरा आपने लिख लेना है। और ठीक इसके बाद आप क्या लिखेंगे, क्या नोट करेंगे कि जो रो है हमारी वो क्या है, रो रेजिस्टिविटी है बच्चों। क्या है, रो रेजिस्टिविटी है, जो हमने अभी पढ़ा है, एक तरह का कांस्टेंट भी है। अगर हम बात करें बच्चों की रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। अगर आप अब पूछें कि ओम मीटर कैसे होगी, तो आपने अभी पढ़ा था R इज इक्वल टू रो इंटू L/A है, ठीक है। अब देखो R की जो अगर आप पढ़ो यहाँ पर, R को हम किससे डिनोट करते हैं, इसके लिए हम फ्री स्पेस ले लेते हैं थोड़ा। R इज इक्वल टू, ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज का, L इंटू A। R की हमें पता है यूनिट क्या है, ओम। रो की हमें निकालनी है। L बच्चों लेंथ मीटर होती है, और एरिया की हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो यानी कि मीटर इंटू मीटर भी मैं लिख सकती हूँ मीटर स्क्वायर को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा बचा सिर्फ ये मीटर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में। तो हमारा यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, रो किसके इक्वल आ जाएगा, ये रो किसके इक्वल आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो बच्चों यहाँ से आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर हो जाएगी। तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किस तरह से इसकी SI यूनिट है वो ओम मीटर हुई है। और बच्चों रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती है अगर लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। नोट करें, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है।
जो रेंज है मेटल्स और एलॉयज़ के लिए रेजिस्टिविटी की वो रहेगी 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, और इंसुलेटर्स के लिए रहेगी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। देखो जो ये एसआई यूनिट बच्चों हम पढ़ रहे हैं, आगे हम न्यूमेरिकल्स भी निकालेंगे इनसे, तो ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप पूरी न्यूमेरिकल की वैल्यू सॉल्व कर देते हो और पीछे यूनिट नहीं लगाते तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो यूनिट्स आप ज़रूर याद करते हुए चलें टॉपिक वाइज। आगे बात करते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी जो एलॉय की वो नॉर्मली हाई रहती है इन कंपेयर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी कि वो मेटल किन से बनी है, किस तरह के पार्टिकल से बनी है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट के कंपेयर में एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। एलॉयज़ कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए काफ़ी अच्छे से इनको यूज़ किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। और कॉपर एल्यूमिनियम है बच्चों, वो काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, क्योंकि इनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। कैसी रेजिस्टिविटी होती है? कॉपर एल्यूमिनियम की लो रेजिस्टिविटी होती है। तो बच्चों आज आपने ये पढ़ लेना है, आज का पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमने सीखा कि रेजिस्टेंस हमारा कैसे आया है, यानी कि जो कांस्टेंट हमने लिया है यहाँ से ऐसे लिंक करना है आपने। पहले आप ओम्स लॉ लिखेंगे पूरा, फिर आप रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर एसआई यूनिट ओम बताते ही आप जो मैंने यहाँ आपको पूरा एक्सप्रेशन समझाया था वो नोट करेंगे। उसके बाद आप रियो स्टेट पर जाएंगे। फैक्टर्स में जैसे ही आप आते हैं तो फैक्टर्स में रेजिस्टिविटी से पहले फैक्टर्स में आपने क्या करना है, ये फैक्टर्स जैसे आप लिखेंगे तो साइड में जैसे मैं आपको बता रही थी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये साथ साथ आप लिखते चलेंगे और पूरा एक्सप्रेशन आप लिखेंगे। जब आप रेजिस्टिविटी को एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं तब आप रेजिस्टिविटी के फैक्टर को नोट डाउन करें। उसके बाद आपने यहाँ तक आज पढ़ लेना है। तो ये मैंने बच्चों आपको लास्ट में नोट्स कैसे आपने तैयार करने इस टॉपिक के वो बताया है, कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि लिखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एग्ज़ाम में देखो दो बच्चे हैं जिनको नॉलेज इक्वल है, वो बच्चा भी 4 घंटे पढ़ता है, वो भी 4 घंटे पढ़ता है, उनका याद करने का भी मतलब कैपेसिटी इक्वल है। बट एक बच्चे के मार्क्स आते हैं 90%, एक के 95%। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी जो अटेम्पटेशन है, कैसे आप लिखते हैं, राइटिंग है आपकी, कैसी स्किल्स हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, जो मार्किंग में आपके। तो इसीलिए आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, एक स्पेशल डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट करना है। फ़िलहाल आप ये आज का जो टॉपिक है ये कर लें, अच्छे से समझ लें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।